हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे बिजनेस एप्टीट्यूड एंड मैनेजमेंट की सीरीज को। और ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो भी बच्चे बीबीए, बीएमएस, बीबीए की तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले हमारे सारे पार्ट्स कवर कर चुके हैं हम बिजनेस एप्टीट्यूड की, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अशोक लीलैंड इज अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ विच ग्रुप। अब आपको बताना है इनमें से किस ग्रुप की कंपनी है अशोक लीलैंड। श्रीराम, टीवीएस, हिंदुजा और बीके बिरला। तो आपके पास चार ऑप्शन है। जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है अशोक लीलैंड। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डावर प्रोडक्ट। अब इसमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो डावर का नहीं है, डावर कंपनी है जो उसका नहीं है। पहला है आपका रूअफ़ज़ा, दूसरा रियल जूस, तीसरा हजमोला और फोर्थ है आपका टूथपेस्ट जिसका नाम है मेसवाक। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका रुआवजा वो सही नहीं है। ठीक है, मतलब डावर का प्रोडक्ट नहीं है रुआवजा, क्योंकि डावर के जो प्रोडक्ट का नाम है वो अलग है। ठीक है, तो ए ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ टाटा ग्रुप कॉल्ड। अब टाटा ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है उसको क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है जमशेदजी हाउस, बी है आपका बॉम्बे हाउस, सी है आपका टाटा हाउस और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे हाउस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। Which Indian biscuit brand is the single largest selling biscuit in the world in its segment? तो ये आंसर बहुत ही आसान है, आपको शायद इसका आंसर पता हो कि कौन सी इंडियन ब्रांड बिस्किट है। ठीक है, कौन सी ब्रांड की बिस्किट है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकती है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, पार्ले जी। पार्ले जी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट है। ठीक है, हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज आर देयर इन इंडिया। अब आपको बताना है कि इंडिया के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैं, करंट के अंदर कितने हैं, तो वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 23। अभी 23 स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया के अंदर। ठीक है, द पेरेंट कंपनी ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ पिज्जा हट एंड केएफसी इज। अब इंडिया के आपको बताना है कि जो पेरेंट कंपनी है पिज्जा हट और केएफसी की वो कौन सी है। ठीक है, तो आपको वो बताना है कि पेरेंट कंपनी कौन सी है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जो आप पेप्सी पीते हो जो उसकी पेरेंट कंपनी है पेप्सी को, वही है आपकी केएफसी और उसकी पेरेंट कंपनी। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है पेप्सी को। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ह्यूलेट पैकर्ड मतलब एचपी जो है आपकी ब्रांड, ठीक है, एचपी कब फाउंड हुई है। तो आपको ईयर बताना है और मंथ बताना है किस ईयर में और मंथ में फाउंड हुई है एचपी। तो ए ऑप्शन दे रखा है आपको जैन 1939, बी दे रखा है आपको मार्च 1939, सी दे रखा है जुलाई 1939। अब देखो ईयर सब में सेम है, आपको मेन इसमें मंथ भी याद होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ईयर याद करते हैं, लेकिन इसमें देखो आप ईयर सब में सेम है, आपको मंथ भी याद पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में और कौन से ईयर के अंदर एचपी फाउंड हुई है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जैन, तो आपको ये याद करने में और आसानी होगी, फर्स्ट जैन 1939 को फाउंड हुई है एचपी हमारी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एमएनसी लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर विंडो बेस्ड टैबलेट इलाइट पैड 900 इन इंडिया। ठीक है, तो आप कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है। पहला दे रखा है आपको सोनी, सेकंड ऑप्शन है एचसीएल, थर्ड है आपके पास लिनोवो, डी ऑप्शन है आपके पास एचपी। ठीक है, तो आपको बताना है किसने लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, एचपी ने। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, एथियाड एयरवेज इज हेडक्वार्टर एट विच कंट्री। ठीक है, किस कंट्री में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास यूएई, बी है कुवैत,
सी है ईरान और डी है इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर है आपका यूएई। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द जापानीज जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी विच इज हेडेड बाय वेल वेल्सबोर्न सर हॉवर्ड स्ट्रिंगर एज इट फर्स्ट नॉन जापानीज सीईओ। ए है आपका इकाई, बी है आपका आइवा, सी है हिताची और डी है सोनी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो सोनी के जो सीईओ है वो पहले नॉन जापानी सीईओ है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और इसमें उल्टा करके भी पूछ सकता है कि सीईओ का नाम क्या है, तो आपको नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, is the process of getting activities completed efficiently and efficiently with and दो अदर पीपल। तो ये ना आपके मैनेजमेंट के कुछ प्रोसेस हैं। ठीक है, इसकी बाकी वीडियोस भी आपकी अपलोड हो चुकी है, तो पहले आप उसको भी देख सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जो इसका आंसर सही होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद और दो अदर पीपल। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो आपको इसका आंसर आपको पता चल जाता। तो ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैनेजरियल पोजीशन एंड अ नॉन मैनेजर पोजीशन इज। अब क्या डिफरेंस है हमारे, ठीक है, कि मैनेजरियल पोजीशन और नॉन मैनेजरियल पोजीशन के अंदर। सो ए ऑप्शन दे रखा है आपको प्लानिंग द वर्क ऑफ अदर, बी दे रखा है कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ अदर, सी दे रखा है कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ अदर और डी ऑप्शन दे रखा है ऑर्गेनाइजिंग द वर्क ऑफ अदर। ठीक है, तो क्या आपके लिंक है इन दोनों के बीच में, मैनेजर और नॉन मैनेजर पोजीशन में, तो ये बताना है आपने। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ अदर, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ अदर, क्योंकि मैनेजर ही जो है वो आपकी नॉन मैनेजर पोजीशन में जो भी होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, तो आपस में लिंक है ये चीज। ठीक है, डैश डिस्टिंग्विश अ मैनेजर पोजीशन फ्रॉम अ नॉन मैनेजर वन। अब क्या डिफरेंशिएट करता है इनको, कौन सी एक ऐसी चीज है जो डिफरेंशिएट करता है मैनेजर पोजीशन को नॉन मैनेजर पोजीशन से? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग अदर्स वर्क। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो आपस में वो चीज है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग अदर्स वर्क। An automobile manufacturer that increase the total number of cars produced at the same cost but with many defects could be। अब देखो, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है that increase the total number of cars। अब उन्होंने नंबर ऑफ कार को इंक्रीज कर दिया जितने वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एट सेम कॉस्ट, जितने पहले उनकी कॉस्ट थी उतने में ही वो अब ज्यादा गाड़ी बना पा रहे हैं, लेकिन विद मैनी डिफेक्ट्स। अब लेकिन जो डिफेक्ट्स पहले जो गाड़ी में डिफेक्ट आई थी वो कम आ रही थी, लेकिन अब जो डिफेक्ट्स है वो ज्यादा है। तो इसको क्या कहोगे आप? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, बी दे रखा है आपको इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस, सी दे रखा है आपको इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और डी दे रखा है कंसर्न विद इनपुट्स। ठीक है, कंसर्न विद इनपुट्स। तो जो करेक्ट आंसर है इसका है इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इफेक्टिवनेस इज अ सिनोनियम विद। ठीक है, और इफेक्टिवनेस को आप कैसे समझोगे? ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, रिसोर्स कंट्रोल, ग्लोबल अटेनमेंट और एफिशिएंसी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, गोल अटेनमेंट। ठीक है, तो उसको आप इफेक्टिवनेस का सिनोनियम कह सकते हो। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।